गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 रिबेल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। रिबेल्स एंड द राज का मतलब विद्रोही और राज। और ये 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जो क्रांति हुई थी, इसके बारे में है। और उसके बारे में हम इसका व्याख्यान पढ़ेंगे, इसके कारण क्या क्या थे, ये सारी बातें, और इसके परिणाम क्या हुए, और इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में किस तरह से अपने शासन में कुछ परिवर्तन किए थे, ये सारे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। The 1857 revolt is an important part of the Indian history that began as a Sepoy mutiny of the British East India Company। 1857 की जो क्रांति हुई थी वह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है, या महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जो कि एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। दो इट वाज first started in the town of Meerut, but later it was erupted into all the other mutinies। मतलब यद्यपि हालांकि इसकी शुरुआत मेरठ की छावनी से हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे यह देश के अन्य सिपाहियों में भी या अन्य छावनियों में भी फैल जाता है, और यह पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने जाल में घेर लेता है, या अपने उसमें समेट लेता है। पूरा नॉर्थ इंडिया इससे आक्रोशित होकर आंदोलन में कूद पड़ता है। द मेजर अग्रेशंस वर हैपन टू द प्रेजेंट डे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिल्ली रीजन। तो जो सबसे ज़्यादा मुख्य हमले आक्रमण अंग्रेज़ों के खिलाफ होते हैं वो आज के समय के उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। तो ये एरिया जो थे 1857 के या 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र थे। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या कारण थे कि सैनिकों ने 1857 की क्रांति की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस जानेंगे। राजनीतिक कारण क्या थे? सब्सिडारी अलायंस सिस्टम। सबसे पहले जो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सब्सिडारी अलायंस शुरू किया था, वो सबसे प्रमुख कारण था। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और दूसरा प्रमुख कारण था लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकता का सिद्धांत। उसी तरह झांसी की घटना है। इन झांसी गंगाधर राव डेड विदाउट ए नेचुरल हेयर, अडॉप्टेड सन आनंद राव, रीनेम्ड एज दामोदर राव आफ्टर अडॉप्शन, नॉट एडमिटेड बाय द ब्रिटिश, सो रानी लक्ष्मीबाई बिकेम द एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। झांसी की घटना है कि झांसी में जो झांसी का राजा होता है गंगाधर राव, वह बिना किसी अपने प्राकृतिक पुत्र या उत्तराधिकारी की बिना वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसको उसके दत्तक पुत्र को, दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्र को, अडॉप्टेड सन को, जिसका नाम था आनंद राव, बाद में उसका नाम चेंज करके दामोदर राव रखा जाता है, उसको राजा बनाने की कोशिश करती है। और उसके लिए वो ब्रिटिश से या ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन चाहती है, लेकिन ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको परमिशन नहीं दी कि वह अपने अडॉप्टेड सन या दत्तक पुत्र को राजा नहीं बना सकती। सो रानी लक्ष्मीबाई बिकेम द एनिमी ऑफ ब्रिटिश। इसी वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों की शत्रु बन जाती। सेकेंड है सोशल कॉजेस। सामाजिक कारण क्या क्या थे? पहला है रेशियल एरोगेंस, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग गोरे थे, तो वो भारतीय लोगों से नस्ली जो क्या बोलते हैं भेदभाव वगैरह करते थे, और उनमें ज़्यादा ही जातीय घमंड या जातीय हेकड़ी थी। वो समझते थे कि हम इनसे सुपीरियर हैं, हम तो गोरे हैं, इनसे ज़्यादा चतुर है, दिमाग वाले हैं, तो वो उनके साथ रेशियल एरोगेंस का व्यवहार करते थे, या उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वो रखते थे। सेकंड, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज। इसके अलावा उन्होंने भारत में आकर जो बाल विवाह वाले प्रथा जो यहाँ पे थी उसको बंद कर दिया था। इस वजह से भारतीय लोगों में उनके प्रति गुस्सा था। तीसरा,
प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है, उस पर भी उन्होंने बैन कर दिया था। सती प्रथा जो भारत में हज़ारों सालों से चली आ रही थी, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैन लगा दिया, उसको बंद कर दिया। इसके अलावा 1856 में उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट बनाया था, विधवा पुनर्विवाह कानून, ठीक है, इससे भी भारतीय लोग उनके खिलाफ हो गए। इसके अलावा लास्ट है सोशल रिफॉर्म्स, उन्होंने समाज में व्याप्त बहुत सारी बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया। इन सभी सुधारों की वजह से भारतीय लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है रिलीजियस कॉजेस, धार्मिक कारण। रिलीजियस कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी, भारतीय लोगों को वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे। मतलब वो धीरे धीरे क्रिश्चियन मिशनरी को यहाँ बुलाकर उनको ये कह रहे थे कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ईसाइयों को हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे धर्म के लोगों को ईसाई बनाएं। देयर वाज ए र्यूमर इन सिपोही लाइन्स दैट द न्यू कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड with the fat of cows and pigs, which would pollute Indian soldiers, caste and religion। इसके अलावा सैनिकों में यह र्यूमर यानी अफवाह भी उड़ गई थी कि सिपाही लाइन के अंतर्गत जो नई कार्ट्रिज या नई कारतूस जो आई थी, उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, ठीक है, और वो गाय और सूअर का लेप अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के धर्म को पोल्यूट करने के लिए, उनको मतलब अशुद्ध करने के लिए, उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया है। तो इस वजह से भी भारतीय सैनिकों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रोष था, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कारण। आर्थिक कारण क्या क्या थे? इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पहला है आर्थिक शोषण। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय सैनिकों का आर्थिक शोषण किया जाता था। भारतीय सैनिक क्या, भारतीय किसानों का और जितने भी लोग थे उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। सेकंड, रूइन ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, जो ग्रामीण दस्तकार, कलाकार और जो भी क्राफ्टमैन वगैरह होते थे वो सारे बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से तैयार माल, इतना सस्ता माल लाके यहाँ बेचती थी कि जो यहाँ के आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन जो सामान बनाते थे उससे काफ़ी सस्ता पड़ता था। इसलिए अब जो सस्ता माल होगा लोग वहीं खरीदेंगे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ के जो आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। नेक्स्ट है स्टेगनेशन एंड डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा है एग्रीकल्चर में भी स्टेगनेशन, मतलब एक तरह से गतिहीनता या गतिरोध स्थापित हो गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, उसमें डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा था और डिक्लाइन हो रही थी। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में विस्तार होने की जगह या सुधार होने की जगह उल्टा उसका विनाश या उसमें कमी होनी शुरू हो गई। एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेवेन्यू डिमांड की थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। नेक्स्ट है रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार, जो पुराने जमींदार थे, लैंड होल्डर्स थे, वो भी धीरे धीरे बर्बाद हो गए थे। तो इन सारे लोगों ने मिलकर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा संभाला और वो 1857 की क्रांति में सारे एकजुट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, प्रशासनिक कारण। फर्स्ट है करप्शन ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रूलर्स थे, शासक थे और अधिकारी थे, वो सारे पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ब्राइब इन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी वो ब्राइब को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। ब्राइब मतलब घूसखोरी या रिश्वत लेना, वो मतलब हर काम के बदले रिश्वत लेते थे। तो इस तरह से प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था, इससे भी उनमें रोष व्याप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। नेक्स्ट, नो इंडियन वाज अपॉइंटेड ऑन हायर पोस्ट। भारतीय लोग कितने ही योग्य हो फिर भी उनको उच्च पदों पर नहीं बिठाया जाता था, उनको नियुक्ति केवल लोअर पोस्ट पे, नीचे की पोस्ट पे दी जाती थी, ताकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल है उन पे अपना रौब दिखा सके। तो ये भी एक तरह से रोष था भारतीय लोगों में कि उनको योग्यता के बावजूद ऊंचे पदों पर नियुक्ति नहीं मिलती थी। लास्ट है मिलिट्री कॉजेस, सैनिक कारण। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द सिपोइस, पहला कारण था सिपाही जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के रूप में जो सेवा दे रहे थे वो पूरी तरह असंतुष्ट थे। दूसरा,
नॉमिनल सैलरी उनको जो भारतीय सैनिकों को सैलरी जो मिलती थी वो बिल्कुल नॉमिनल थी, नाम मात्र की थी, और उसी पद पर अगर कोई अंग्रेज अधिकारी होगा तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलती थी। तो ये भी एक तरह से उनमें भेदभाव होता था सैलरी के क्षेत्र में भी, कि एक ही पोस्ट पर दो लोग हैं, एक इंडियन है एक ब्रिटिशर्स है, एक ब्रिटिश होगा एक इंडियन होगा, तो दोनों की सैलरी में अंतर होगा। तो ये भी उनके रोष का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है बैड फूड फॉर सिपॉइस, उनको खाने में जो खाने के लिए जो चीज़ दी जाती थी, खाना जो मिलता था वो भी बिल्कुल ख़राब क्वालिटी का, बिल्कुल बेकार होता था, इस वजह से उनमें रोष हो गया। नेक्स्ट, नो हायर पोस्ट नो प्रमोशन, उनको कोई ऊंचे पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी, साथ ही उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता था, वो पूरी ज़िंदगी एक ही पोस्ट पर रहते हुए अपनी सर्विस दे सकते थे। नेक्स्ट, कंपलसरी फॉरेन सर्विस ऑफ इंडियन सिपॉइज, इसके अलावा भारतीय सैनिकों को कंपलसरी कुछ साल के लिए विदेशों में जाकर अपनी सेवा देनी होती थी। मतलब जब अंग्रेज़ जब दूसरे देशों से लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो उस समय वो भारत से सैनिकों को लेकर जाते थे और ये कंपलसरी किया जाता था, मतलब हर व्यक्ति को वहाँ निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से ये सेवा देनी होती थी। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन बैरक्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों के जो बैरक थे उसमें मिशनरी की, ईसाई धर्म गुरुओं की नियुक्ति कर दी ताकि वो भारतीय लोगों को और सिपाहियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सके। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों में, किसानों में, आम लोगों में और सभी जनता में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रोष व्याप्त हुआ और उन सभी ने एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन 1857 एंड पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट। तो 1857 की घटना की लड़ाई का जो घटनाक्रम हुआ और उसका जो पैटर्न था विद्रोह का वो किस प्रकार का था, ये इस टॉपिक में हम जानेंगे। ऑन 10 मई 1857 द सिपॉइज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मीरठ ब्रोक इन म्यूटनी। देखो 10 मई 1857 में मेरठ की जो छावनी थी वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इट बिगेन इन द नेटिव इन्फेंट्री एंड स्प्रेड टू द कैवलरी एंड देन टू द सिटी। मतलब सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय पैदल सैनिक, उसके उन सैनिकों की जो टुकड़ी थी या कैंटोनमेंट थी उसमें शुरू हुआ। बाद में यह कैवलरी में फैल जाता है, मतलब इन्फेंट्री से, मतलब पैदल सैनिकों से यह घुड़सवार सैनिकों तक पहुंच जाता है। घुड़सवार जो सेना होती है वहाँ फैल जाती है और उसके बाद वह पूरी सिटी में, पूरे मेरठ शहर में फैल जाती है। ठीक है। द सिपाही सीज द बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर द ट्रेजरी। तो जो सिपाही थे मेरठ के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बेल ऑफ आर्म्स को यानी शस्त्रागार जिसमें हथियार रखे होते हैं, शस्त्रागार को सीज कर दिया, मतलब उस पर अपना कब्जा कर लिया। और सरकारी जो खजाना था, ट्रेजरी थी, उसको प्लंडर यानी लूटा, पूरी तरह लूट लिया, सरकारी खजाने को लूट लिया। दे अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इसके अलावा उन्होंने सरकारी इमारतों पर, भवनों पर हमला कर दिया। वो कौन कौन से थे, द जेल, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, बंगलोज, ट्रेजरी एट्सेट्रा। तो उन्होंने जितने भी सरकारी जो बिल्डिंग्स थी या भवन थे, जिसमें जेल भी थे, कोर्ट भी थे, ठीक है, अदालत वगैरह, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, बंगलो, सरकारी अधिकारियों के बंगले वगैरह और सरकारी खजाना, इन सब पर उन्होंने हमला कर दिया और उनको लूटा। देन द सिपाही मार्च टू डेली एंड ऑर्डिनरी पीपल जॉइन देम। इसके बाद सिपाही मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते, यानी वहाँ से निकल पड़ते हैं दिल्ली पहुँचने के लिए। एंड ऑर्डिनरी पीपल जॉइन देम, और उनके साथ रास्ते में आम लोग भी साथ हो जाते हैं आंदोलन में। द सिपाहीज अपील टू द मुगल एम्परर बहादुर शाह टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। अब सिपाही दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह से मिलते हैं और उनसे एक निवेदन करते हैं कि वो आंदोलन की लीडरशिप यानी आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करें। फाइंडिंग नो अदर ऑप्शंस ही एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द सिपाहीज। मतलब कोई और दूसरा विकल्प
देखते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। Thus the revolt secured a kind of legitimacy because it could be carried on the name of the Mughal emperor। और इस प्रकार जो 1857 का रिवोल्ट जो था, जो आंदोलन था, उसे एक प्रकार की वैधता मिल गई, ठीक है, क्योंकि अब यह मुग़ल बादशाह के नाम पर आगे बढ़ाया जा सकता था। इन टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, मनी लैंडर्स एंड द रिच आल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिबेल एंगर। कुछ ऐसे शहर जैसे कि लखनऊ, कानपुर और बरेली, इसमें जो मनी लैंडर्स थे, साहूकार लोग जो थे और दूसरे अमीर लोग थे, ये सारे लोग मतलब जो विद्रोही थे उनके शिकार बन गए, उनके गुस्से का शिकार हो गए। मतलब जो आंदोलनकारी थे या विद्रोही थे, इन्होंने इन सब लोगों को भी लूटा था। देयर हाउसेज वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। इन सभी लोगों के हाउसेस यानी घरों को लूटा गया और तोड़ दिया गया, ठीक है। द म्यूटनी इन सिपाही रैंक्स नाउ टर्न टू ए रिबेलियन। अब जो सिपाही विद्रोह जो शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे एक चौतरफा विद्रोह के रूप में बदल जाता है, यानी जन आंदोलन बन जाता है। उसमें आम लोग भी जुड़ जाते हैं, किसान भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। द रिबेल्स डिफाइड ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की। अब जो विद्रोही थे उन्होंने हर प्रकार की अंग्रेजी सत्ता की अवहेलना की और उनके पदानुक्रम की भी अवहेलना की, मतलब उनके कोई रेस्पेक्ट नहीं किया। पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन एवरी कैंटोनमेंट फॉलोड ए सिमिलर पैटर्न। और मतलब देश के हर कैंटोनमेंट में जो विद्रोह हुआ जहाँ पे, वहाँ पे एक समान पैटर्न का उन्होंने या एक समान स्वरूप का उन्होंने पालन किया। उनका मतलब देश के हर सोपान या हर कैंटोनमेंट में जो भी जहाँ भी रिवोल्ट हो रहा था, वहाँ उसका पैटर्न या स्वरूप एक जैसा था। देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपाहीज लाइन ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट। अब देश के जितने भी, देश के नॉर्थ इंडिया के जहाँ जहाँ भी ये आंदोलन हो रहा था, वहाँ के सिपाहियों के जो कैंटोनमेंट थे या जो छावनियाँ थी, उनमें आपस में कम्युनिकेशन होता रहता था। मतलब आपस में संवाद, बातचीत वगैरह होती रहती थी। वो आपस में संवाद करके ये पता लगाते थे कि अब आगे की घटना क्या करनी है, आगे हमें क्या ये सोचना है, आगे की हमारी योजना क्या होगी, उसके बारे में वो आपस में बात करते रहते थे और एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, द 7th अवध इर्रेगुलर कैवलरी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्ट्रिज। उदाहरण के रूप में 7वीं अवध अनियमित घुड़सवार सेना, इर्रेगुलर अनियमित घुड़सवार सेना ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। द मैटर दे इन्फॉर्म टू द 48th नेटिव इन्फेंट्री। इसी मामले को उन्होंने 48वीं भारतीय पैदल सेना को बताई। ये इस मामले को उन्होंने सूचित किया, उनको बताया, ठीक है। सिपाही मूव्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। और सिपाही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले गए, मतलब वो वहाँ से निकल गए। पीपल टॉक्ड अबाउट द रिबेलियन। और लोग इस रिबेलियन के बारे में, इस आंदोलन के बारे में या किसी सिपाहियों की बगावत के बारे में बातें करते रहते थे। नेक्स्ट है, वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। क्या 1857 का जो क्रांति या विद्रोह था वह प्लान था, योजनाबद्ध था और कोऑर्डिनेटेड था, आपस में उन्होंने में मतलब समन्वय था, समन्वित था वो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड आंसर ऑफ सच क्वेश्चन। मतलब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना या उपलब्ध कराना बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाउएवर सम इवेंट्स प्रोवाइड हिंट्स टू हाउ द म्यूटिनीज वर ऑर्गेनाइज। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हमें बताती है, संकेत देती है कि जो विद्रोह था वह ऑर्गेनाइज था, मतलब उस बिल्कुल सही तरीके से, संगठित तरीके से, ठीक तरीके से हुआ था। कैप्टन हियरसे ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबॉर्डिनेट्स। उसी तरह अवध में एक अंग्रेज अफसर था, कप्तान हियरसे करके, कैप्टन हियरसे था, जो कि अवध में था
उसकी सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों के ऊपर था। भारतीय सिपाही उसकी सुरक्षा करते थे। द 41st नेटिव इन्फेंट्री विच स्टेशन इन द सेम एरिया इंसिस्टेड द मिलिट्री पुलिस टू किल हियर से। तो 41वीं भारतीय पैदल सैनिक टुकड़ी ने, जो कि वहीं तैनात थी, उसने भारतीय सैनिकों को या सेना पुलिस को, ठीक है, भारतीय सेना पुलिस को ये आग्रह किया कि वो जिस हियरसे की सुरक्षा कर रही है उसको मार दे। द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू सो। लेकिन उस मिलिट्री पुलिस ने या सेना पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय ए पंचायत composed of Indian officers सेटेल्ड फ्रॉम ईच रेजिमेंट। तो बाद में यह निर्णय किया गया कि इस मामले को एक पंचायत के द्वारा हल किया जाना चाहिए, जो कि हर रेजिमेंट से जिनके अधिकारी चुनकर उस पंचायत का गठन किया गया था, तो वो पंचायत उस मामले को हल करेगी। चार्ल्स बॉल रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्रीज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। चार्ल्स बॉल ने 1857 के जो क्रांति हुई थी उसके शुरुआती इतिहास को लिखा था। मतलब वो सबसे पहले थे जिन्होंने उसका इतिहास लिखा था। ही पॉइंटेड आउट दैट द पंचायत्स वर असेंबल्ड ड्यूरिंग नाइट्स इन द कानपुर सिपोई लाइन्स एंड डिसीजंस वर टेकन कलेक्टिवली। उसने लिखा कि जो पंचायत थी वह रात के समय जुटती थी कानपुर सिपाही लाइन में, और वहाँ पर जो निर्णय लिए जाते थे वो कलेक्टिवली लिए जाते थे। मतलब सारे लोग मिलकर सामूहिक रूप से जब सहमत हो जाते थे तब वो निर्णय लिए जाते थे। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैम सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड देयर ऑन फ्यूचर। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेते थे। और यह भी कह सकते हैं कि यह जो रिवोल्ट था वो प्लान्ड भी था और कोऑर्डिनेटेड भी था। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लीडरशिप एंड सपोर्टर्स। अब नेतृत्व की प्रकृति और उनके जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, समर्थन करने वाले, इसके बारे में जानेंगे। द रिबेल्स नीडेड लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो विद्रोहियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए नेतृत्व की भी और संगठन की भी ज़रूरत थी। दे अपील टू द ओल्ड मुगल एम्परर टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। इसीलिए वो मेरठ से दिल्ली जाते हैं, लाल किले में जाकर वो मुग़ल बादशाह, जो बूढ़े मुग़ल बादशाह जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करें। एट फर्स्ट बहादुर शाह रिजेक्टेड दिस डिमांड। शुरुआत में तो वो उनकी इस डिमांड को, इस मांग को अस्वीकार कर देते हैं। बट व्हेन द सिपोई डिफाइड द मुगल कोर्ट एटिकेट्स इन द रेड फोर्ट, ही एग्रीड टू बी द नॉमिनल लीडर ऑफ द रिबेलियन। लेकिन जब सिपाहियों ने मुगल दरबार और के शिष्टाचारों की अवहेलना करनी शुरू कर दी, मतलब जो मुगल बादशाह के सामने जो शिष्टाचार का पालन करना होता है उसकी अवहेलना कर दी लाल किले के अंदर जाकर, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो उनके नाम मात्र के नेता रहेंगे। मतलब उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे, वो केवल उसमें नाम मात्र के लीडर रहेंगे। इस तरह से उन्होंने इसमें सहमति दे दी। इन कानपुर, नाना साहिब द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड बिकेम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। कानपुर में नाना साहिब, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, मतलब अडोप्टेड सन थे, ठीक है, सक्सेसर थे, वो उनके उत्तराधिकारी थे, वह क्रांति के नेता बन जाते हैं कानपुर में। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई assumed द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई किसका विद्रोह का नेतृत्व करती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों का नेतृत्व अंग्रेज़ों के खिलाफ करती है। इन बिहार के अंदर एक आरा ज़िला है, वहाँ पर
कुंवर सिंह ए लोकल जमींदार बिकेम लीडर अंडर पॉपुलर प्रेशर। तो बिहार के आरा ज़िले में कुंवर सिंह नाम का एक लोकल जमींदार था, ठीक है। वह लोकसम्मत दबाव में क्रांति का नेतृत्व करता है। इन अवध में, जो कि यूपी में है, इन अवध द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह एंड द एनेक्शन ऑफ द स्टेट वर स्टिल वेरी फ्रेश इन द माइंड ऑफ द पीपल। अवध में जिस तरह से अवध के नवाब वाजिद अली शाह को उसकी गद्दी से हटा दिया, मतलब अवध के नवाब के पोस्ट से हटाकर उसके अवध राज्य को हड़प लिया, उसी तरह से, और हड़प लेने की उस घटना को लोग अभी तक भी भुला नहीं पाए थे, ठीक है। इन लखनऊ पीपल सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल बाय डिक्लेयरिंग ब्रिजेश कादर द यंग नवाब एज देयर लीडर। उसी तरह लखनऊ में लोगों ने ब्रिजेश कादर को अपना नेतृत्व या नेता स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश एम्पायर के पतन का उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया। लोकल लीडर्स वर आल्सो इमर्ज्ड इन सेवरल एरियाज एंड अर्ज्ड द पीजेंट्स, जमींदार एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट। उसी तरह जो लोकल लीडर्स थे, स्थानीय नेता थे, वो भी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में उभर कर सामने आते हैं और वो किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाने लगे। उसी तरह शाहमल एक नेता थे, शाहमल ऑर्गेनाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बड़ौत इन उत्तर प्रदेश। गोनू ए ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंगभूम इन छोटा नागपुर emerged as a rebel leader of the कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। उसी तरह शाहमल ने, जो कि उत्तर प्रदेश का एक परगना था बड़ौत, वहाँ पे गांव वालों को संगठित किया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उसी तरह एक गोनू नाम का आदिवासी किसान था सिंगभूम जिले का, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर एरिया में पड़ता है, वह भी एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर कर सामने आता है, ठीक है। रिबेल लीडर ऑफ द कोल ट्राइब ऑफ द रीजन, जो कि कोल जनजाति का एक महत्वपूर्ण नेता बनकर सामने आता है, जो कि सिंगभूम जिले में छोटा नागपुर एरिया में उभर कर सामने आता है। इस तरह से हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, बाकी बचा हुआ हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। धन्यवाद।